हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के बीच एक वीडियो साझा किया था जिसमें मैंने बोला था कि कैबिनेट मिशन ने जो भारतीय संविधान सभा की नींव रखी, संविधान सभा का निर्माण किया, किस तरह से किया, किस तरह से उन्होंने संविधान सभा के अंदर 389 सदस्यों को लाया, किस तरह से उन्होंने संविधान सभा का चुनाव कराया, चुनाव के जो उन्होंने क्षेत्र कौन कौन से रखे थे और उसमें सबसे अधिक सीटें किसको मिली थी, किसको सबसे कम मिली थी, है ना। ये सारी मैंने जो चर्चा है वो पिछले वीडियो में की है। अगर आपने उसको नहीं अभी तक देखा तो कृपया करके उसमें भी आप विजिट कीजिए, देखिए और उसके बाद इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखना क्योंकि कैबिनेट मिशन के प्रावधान क्या क्या थे। यहाँ पर लगभग हमारे सारे प्रावधान पूरे होने वाले। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन का पहला कार्य क्या था, कैबिनेट मिशन था क्या। अब देखो, मैंने भी बताया था कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, क्लाइमेट एटली। कौन थे? क्लाइमेट एटली थे, जो कब बने थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब चुनाव हुआ था इंग्लैंड में, वहां पर प्रधानमंत्री बने थे क्लाइमेट एटली। और इन्होंने क्या किया, उदारवादी भावना के थे, बहुत अच्छे थे, है ना। और उन्होंने क्या किया कि 3 सदस्यों का एक कैबिनेट भारत भेजा जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब 3 जो इसमें सदस्य थे कौन कौन थे? इसमें था सर पैट्रिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। भारत सचिव कौन थे मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार मंत्री थे। तीसरा जो सदस्य था वो था अलेक्जेंडर जो था नौसेना मंत्री था। ठीक है, इनके बारे में मैंने विस्तार से अपना पिछले वीडियो में बताया। दोस्तों, कृपया करके जरूर देखना, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो इन 3 सदस्यों के जो इन्होंने भारत में कैबिनेट भेजी थी, कैबिनेट मिशन के नाम से जिसको जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले कार्य क्या किया, जिनको सौंपा गया था कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना है। और इन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया। किस तरह से किया आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 389 लोग हो गए, जनसंख्या पर लिए जाएंगे, जनसंख्या पर आधारित वो जनसंख्या के आधार पर क्या है वो संख्या रखी गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, संविधान सभा का निर्माण तो हमने कर दिया। संविधान सभा से बौखला कर क्या है, जो मुस्लिम लीग के सदस्य ने वो क्या किया, पश्चिम बंगाल के अंदर, देश के अंदर क्या है, एक आंदोलन या दंगे करना शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा, जब दंगे करना शुरू कर तो पश्चिम बंगाल के अंदर 16 अगस्त का दिन था जब वहां पर उन्होंने क्या किए थे, सांप्रदायिक दंगे किए थे। और मौलाना आजाद ने 16 अगस्त को क्या कहा, ब्लैक डे कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा काला दिन है क्योंकि इसमें क्या है, देश के लोगों ने ही देश के अंदर इतनी त्राही मचा दी कि जिसमें सबसे अधिक जान और माल का नुकसान हुआ था। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका कार्य क्या था कि उसने संविधान सभा का निर्माण करना था, वो उसने कर दिया। अब संविधान सभा के निर्माण के बाद दूसरे कार्य पर बढ़ते हैं कि मुसलमानों द्वारा, ठीक है, जो मुस्लिम लीग के द्वारा अलग संविधान की मांग उठाई जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो बार बार बोल रहे थे, नहीं जी, हमारे लिए मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहिए, अलग संविधान के लिए हमारे को अलग संविधान सभा चाहिए। इसका भी क्या किया, उन्होंने अस्वीकार किया, खंडन कर दिया। किसने? कैबिनेट मिशन ने। और पूरे देश के लिए एक ही संविधान सभा का निर्माण कराया। एक संविधान सभा मतलब कि अब एक ही संविधान होगा देश का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब आता है तीसरी बारी, अंतरिम सरकार का गठन। जो सबसे महत्वपूर्ण काम था किसका, कैबिनेट मिशन का, कि जब तक स्वतंत्र नहीं होता भारत, जब तक देश आजाद नहीं होता, तब तक क्या है, वहां की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या है, एक अंतरिम सरकार का गठन करना है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार का गठन भी कर दिया। किस तरह से किया, मैंने यहाँ डिटेल में बताया है कि अंतरिम सरकार बनेगी, कब तक बनेगी, कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक देश आजाद नहीं होता। और देश आजाद पता नहीं कब होता है, 2 साल लगते, 4 साल लगते, 10 साल लगते, वो उनको भी मालूम नहीं था कि कब भारत आजाद होगा। लेकिन जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक क्या है, अंतरिम सरकार बनेगी देश के अंदर। तो यह कार्य भी किसको सौंपा गया, कैबिनेट मिशन को सौंपा गया। अब कैबिनेट मिशन क्या करता है, इस पर भी कार्य करना शुरू कर देता है। और उसने क्या है, अलग अलग मंत्रालय बनाए, अलग अलग उस मंत्रालयों के लिए सदस्य लिए मंत्री बनाए। और जो उस अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार में कैबिनेट मिशन ने कुल 14 सदस्यों को लिया था और 15 उनका अध्यक्ष था। और अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष उन्होंने पहले ही बताया कि अध्यक्ष तो अंग्रेज ही रहेगा। अंग्रेज कौन, जो उस समय देश का वायसराय होगा, है ना। उन्होंने बोला कि अंतरिम सरकार तो बनेगी, उपाध्यक्ष भारतीय हो गए,
मंत्री भी भारतीय हो गए, लेकिन जो वायसराय है उस अंतरिम सरकार का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा, देश का वायसराय होगा। और जो समय देश का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे, लॉर्ड वेवेल। दोस्तों इंपोर्टेंट है, लिख लेना अपने नोटबुक में, बहुत इंपोर्टेंट है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है कि अंतरिम सरकार का जब देश के अंदर गठन हुआ उस समय देश के वायसराय कौन थे, जिन्हें अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। कब बना था, कब गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, अंतरिम सरकार गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, अंतरिम सरकार बन गई। अध्यक्ष कौन बने, देश के वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। अब बाकी जो सदस्य है या बाकी मंत्री जो थे, मंत्री परिषद थी या अन्य जो 14 सदस्य और थे, उनमें कौन कौन थे। देखो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बना दिया लॉर्ड वेवेल को, जो देश के वायसराय थे। अब बोलते कि उपाध्यक्ष तो हमारे में से ही बनाना पड़ेगा, भारतीयों में से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, भारतीयों में से बनाना पड़ेगा, भारतीयों में से बनाया। उपाध्यक्ष किसको बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष की बात होती है तो उपाध्यक्ष किसको बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे और पहले सदस्य थे। अब और 14 सदस्य कौन कौन थे, उनके पास क्या क्या मंत्रालय सौंपे गए थे, मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा। दोस्तों आप अपने नोटबुक में एक बार जरूर लिखना, ताकि अगर प्रश्न उठे कौन कौन उसके अंदर सदस्य थे, कितने सदस्य कहाँ से उन्होंने लिए थे, इनमें मैंने डिटेल में बताया है किस सदस्य के पास कौन सा मंत्रालय दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे पहले सदस्य कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या दी गई थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी की थी कि वह विदेशी मामलों पर नजर रखेंगे। इनका मंत्रालय विदेश मंत्री बनाया गया था। विदेशी मंत्रालय या विदेशी मामले जितने भी होंगे उनको देख रेख कौन करेंगे, पंडित जी करेंगे। पंडित जी कौन, जवाहरलाल नेहरू जी करेंगे। उपाध्यक्ष है, किसके उपाध्यक्ष है, अंतरिम सरकार के। दोस्तों घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन आज एक बार यह वीडियो देख लो। मैं बोलता हूँ कि परमानेंट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, परमानेंट के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा। एक बार अंतिम बार पढ़ना है। अंतरिम सरकार का गठन कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। कौन आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण, जिनके पास जिम्मेदारी दी गई थी किसकी, गृह मंत्रालय सूचना और प्रसारण की। उसके बाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो देश के क्या है, पहले राष्ट्रपति भी थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी, बिल्कुल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे, हाँ कब बने थे, 24 जनवरी 1950 को बने थे और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले क्या थे, खाद्य एवं कृषि, जो अंतरिम सरकार के अंदर है, किसकी देखभाल कर रहे थे, खाद्य एवं कृषि के मंत्रालय इनको दिया गया था। जगजीवन दास थे, श्रम मंत्रालय के पास था। डॉक्टर जॉन मथाई थे, जॉन मथाई, उद्योग और आपूर्ति का मंत्रालय के पास दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद कौन थे, लियाकत अली खान, वित्त मंत्री। लियाकत अली खान मुसलमान थे, है ना, मुस्लिम लीग के अहम सदस्य, मुख्य सदस्य थे लियाकत अली खान। इनके पास दिया गया था वित्त मंत्रालय, है ना। उसके बाद आपके पास आता है CH भाभा के पास क्या दिया गया था, आपके पास कार्य कोयला खान और ऊर्जा, किसके पास, CH भाभा के पास। उसके बाद था दोस्तों आसफ अली, रेलवे परिवहन। अब्दुल रफ निस्तार के पास क्या था, डाक और हवाई पर जो देख रेख करेगा, अब्दुल रफ निस्तार। दोस्तों आराम से नोट्स बना के लिखो, दोबारा पढ़ो। नहीं समझ आता है वीडियो को दोबारा देखो, मुझे विश्वास है कि 100% आपको समझ आ जाएगा। पूरा आप कर लेंगे। कैबिनेट मिशन के प्रावधान पहली वीडियो में और इस वीडियो में, दोनों वीडियो में क्या है, आप पहले लेक्चर को जरूर सुनना। ठीक है, उसके बाद है आई चुरंदरीगर के पास क्या दिया था दोस्तों, वाणिज्य विभाग दिया गया था। आई चुरंदरीगर के पास क्या था, वाणिज्य। और जो 12वें हमारे सदस्य थे वो गंजाफर अली खान थे। गंजाफर अली खान के पास क्या था, स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। देखो कितने अच्छे से इन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी। श्री राजगोपालाचारी, शिक्षा और कला। श्री राजगोपालाचारी के पास क्या था, शिक्षा और कला। जो हमारे अंतिम सदस्य थे वो कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो थे विधि मंत्री, कानून
मंत्री मंत्रालय जो इनके पास विभाग क्या था, वो कानूनी विभाग या विधि विभाग क्या था। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अभी हमने इसमें प्रावधान और देखना है कि अंतरिम सरकार के बारे में किस सदस्य ने क्या कहा था, क्यों कहा था। देखिए उसके बाद है जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। इसमें क्या है, रियासतों के बहुत सारे अलग अलग रियासतों से लोग ले गए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें मुस्लिम लीग से भी 5 सदस्यों को लिया गया था अंतरिम सरकार में। कि यहाँ से मुस्लिम लीग से कितने सदस्यों को लिया गया था, 5 सदस्यों को। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्टली यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से अंतरिम सरकार के अंदर नहीं था, है ना, या कौन सा सदस्य निम्न में से मुस्लिम लीग में से अंतरिम सरकार के अंदर सदस्य था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सदस्य, ये 12-14 सदस्य ध्यान रहे ना रहे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार के अंदर थे, यह विशेष ध्यान रखना। कौन कौन थे, लियाकत अली खान था, है ना, दूसरा कौन था, अब्दुल रऊफ निस्तार था, तीसरा कौन था, आई चुरंदरीगर था, चौथा कौन था, गंजाफर अली खान था, पांचवा कौन था, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये 5 सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार के अंदर ले गए थे। अब क्या होता है, अंतरिम सरकार बन गई, कैबिनेट मिशन का काम खत्म हो गया, उन्होंने करना था, संविधान सभा का निर्माण करना था, अंतरिम सरकार बनानी थी। अब क्या है, इन अंतरिम सरकार को सौंप दिया कि जब तक तुम्हारा देश आजाद नहीं होता तब तक अब तुम लोग आपस में लड़ो पीटो चाहे घसीटो जो मर्जी करो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो गया कैबिनेट मिशन। वो बोलते हैं हम निकले वापिस अपने ब्रिटेन, तुम लोग अपनी सत्ता को संभालो, अपनी सरकार को चलाओ और लड़ो झगड़ो। वो मालूम था कि हिंदू मुसलमानों की या मुस्लिम लीग या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपस में जमेगी नहीं, क्योंकि तब तक मोहम्मद अली जिन्ना की जिद उठ चुकी थी कि उनको अलग स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अंतरिम सरकार का कार्य होना शुरू हो जाता है, कार्य करना उन्होंने क्या है शुरू कर दिया, इनकी बैठकें शुरू हो गई। और जैसे ही अंतरिम सरकार की बैठकें होती है दोस्तों, देखिए जैसे ही अंतरिम सरकार की बैठकें होती है, 14 सदस्य, 15 इनका अध्यक्ष लॉर्ड बेवेल जी, है ना, जो देश के वायसराय थे। जब अंतरिम सरकार की बैठक करते हैं तब जो मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे ना, कितने सदस्य थे, 5। कौन कौन थे, लियाकत अली खान, अब्दुल रऊफ निस्तार, है ना, आई चुरंदरीगर और गंजाफर अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल। इन्होंने क्या किया, जैसे सरकार के अंदर कोई प्रस्ताव पेश होता कि देश के अंदर ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, जैसे कोई कानून बनाने की बात करते, जैसे कोई प्रस्ताव सामने रखते, वैसे ही खड़े हो जाते। कौन, मुस्लिम लीग के 500 सदस्य, क्योंकि उनके ऊपर सीधा किसका आशीर्वाद था, मुस्लिम लीग के हाका। कौन थे, जो भी थे, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, किसने बनाई थी मुस्लिम लीग, किसने बनाई थी, उसने क्या किया कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो भी बात होती थी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे ये 500 सदस्य अंतरिम सरकार के अंदर बैठ कर क्या है, सरकार के खिलाफ ही विद्रोह करने लगे। जो ही प्रस्ताव आता उसी को अस्वीकार करने लगे, जो ही सरकार कुछ किसी विषय पर काम करती वैसे 500 सदस्य खड़े हो जाते, नहीं हम नहीं मानते। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिन्ना साहब की पहले ही जिद थे, उन्हें स्वतंत्र पाकिस्तान को अलग करना है। तो भारत जो भी यहाँ पर कानून बनाएगा, भारत जो भी प्रस्ताव लाएगा इस जो अंतरिम सरकार के अंदर हो रहे हैं उनको अस्वीकार करना। और इन्होंने भी क्या किया, विरोध किया, अंतरिम सरकार के अंदर किसी भी कार्य को सफल रूप से होने नहीं दिया। जिससे तंग आकर क्या हुआ, अंतरिम सरकार के अंदर मुस्लिम सदस्यों ने क्या है, बार बार विरोध किया। और इससे क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहिए या ना चाहिए, किसने बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल अब क्या हो गए, नाराज हो गए। पटेल जी ने क्या कहा कि अब मोहम्मद अली जिन्ना चाहे, क्योंकि अब बार बार विरोध कर रहे हैं, जितनी बैठक हो रही उतने बैठकों में 5 सदस्य खड़े, क्यों, क्योंकि हमारे हाका का आदेश है, उनके हाका का आदेश है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बोला कि खड़े हो जाना है, विरोध करना है, अंतरिम सरकार का कार्य कुछ भी नहीं होने देना है। जैसे कुछ प्रस्ताव आता है वैसे ही 500 सदस्य खड़े, विरोध। और उनके विरोध से तंग आकर पटेल जी ने कहा, सरदार पटेल ने, कि अब मोहम्मद अली जिन्ना चाहे या ना चाहे, क्या कहा कि अब मोहम्मद अली जिन्ना चाहे या ना चाहे, अब हम देश का विभाजन करके रखेंगे, अब हमारे हिसाब से चलना चाहिए, देश का विभाजन अब होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो परेशान करे, तो कोई भी कार्य नहीं होने देंगे सरकार के अंदर का, इससे अच्छा है कि उनको पाकिस्तान दे दो और उनको अलग रख दो। जैसे बात महात्मा गांधी ने सुनी, बापू जी ने सुनी, तंग हो गए, परेशान हो गए। अरे भी पटेल भी यार पागल हो गया है, कहाँ हम लोग
विभाजन के पक्ष में नहीं है। पटेल ने कैसे बोल दिया कि हम मोहम्मद अली जिन्ना चाहे ना चाहे हम पाकिस्तान को अलग कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी जी बोलते भी देखो, भारत का विभाजन अगर होगा तो मेरी लाश पर से होगा। उन्होंने सीधा बोला कि अगर भारत का विभाजन आपने करना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा और मेरी लाश बिछाना पड़ेगा, मेरी लाश से कर दो। ये सब तो पॉसिबल नहीं था, है ना? अच्छा ना, ध्यान से देखो, महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा, जिससे पटेल ने क्या बोला? फिर से पटेल ने एक स्टेटमेंट दी, क्या बोला? देखिए पटेल जी क्या बोलते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या बोलते हैं? अगर अभी भारत का विभाजन नहीं हुआ, अगर अभी भारत का विभाजन नहीं हुआ, ऐसे क्षण पे भारत का विभाजन नहीं हुआ, तो वह भी दिन दूर नहीं है जब भारत के हर एक सरकारी कार्यालय के अंदर या हर एक सरकारी कार्यालय के बाहर पाकिस्तान लिखा होगा, अर्थात भारत का नाम निशान मिट जाएगा। देखो, भारत में हर सरकारी दफ्तर में भारत की जगह क्या होगा? पाकिस्तान लिखा होगा। अगर हमने अभी डिवाइड नहीं किया भारत पाकिस्तान को, तो क्या है, आने वाले समय में जितने हम लोग भारत के देशभक्त बनते, उस भारत की जगह क्या लिखा होगा? पाकिस्तान लिखा होगा। तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसने बोला? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लगा नहीं, पटेल की कहने की बात तो सही है, पटेल जी कहने के सच बोल रहे, सही बोल रहे कि अगर अभी विभाजन नहीं हुआ तो भारत की जगह पाकिस्तान नाम हो सकता है हमारे हिंदुस्तान का। तो उन्होंने भी क्या बोल दिया? किन्होंने? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोल दिया कि बार बार सिर दर्द लगने से अच्छा है कि सर को ही काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, है ना? अगर बार बार सर दर्द हो रही ना, सर दर्द हो रही है, कोई दवाई नहीं बची, कोई उपचार नहीं बचा, तो सिर को ही काट दो, अलग रख दो, कम से कम उसके बाद तो शांति मिल जाएगी, है कि नहीं है? किसने बोला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि बार बार सर दर्द लगने से अच्छा है कि सर को ही अलग कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उठ सकते हैं पेपर में, परीक्षा में, कि किसने कहा कि बार बार सर दर्द लगने से अच्छा है कि सर को ही काट कर अलग रखा जाए। किसने कहा? किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा कि तुम्हारा हाका मोहम्मद अली जिन्ना चाहे ना चाहे देश का बंटवारा अब होना चाहिए? पटेल ने कहा। किसने कहा कि देश का बंटवारा अगर होगा तो मेरी लाश पर से होगा? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा कि वह भी दिन दूर नहीं जब भारत के हर एक सरकारी दफ्तर के अंदर और बाहर भारत की जगह पाकिस्तान का नाम लिखा होगा? किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये डेफिनेशंस दोस्तों बिल्कुल याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। सिंपल सी बात है, और मुझे पता है कि आपके माइंड में है। अब आ गई बातें, सारी बातें समझ आ रही। उसके बाद अब गांधी जी क्या बोलते हैं? किसी तरह से विभाजन को तो रोकना है। पटेल तो चलो पहले से ही विभाजन की बातें कर रहा है, लेकिन अब तो नेहरू जी भी इसके साथ चलने लगे। नेहरू भी बोलता कि सर को काट दो, अलग रख दो। किसी तरह गांधी जी तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे कि उन्हें भारत पाकिस्तान का विभाजन करना है। तो क्या करते हैं? अब सोचते हैं कि नहीं, किस तरह से रोका जाए। अब ये बोलते हैं कि जो यह मुसलमान और हिंदुओं में, या जो मुसलमान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक द्वंद्व चला है, इसको शांत करने के लिए क्या है, गांधी जी ने फिर से एक और बात बोली। क्या बोला कि देखिए, भारत के अंदर जो संविधान के चुनाव हुए हैं, संविधान सभा के चुनाव हुए हैं, इसमें हमारे को क्या है, भारी बहुमत मिली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या है, भारी बहुमत मिली है। 389 में से क्या है, 208 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, ज्यादा वोट है और ज्यादा सीटें हैं। उस पर तो हमारा आधिपत्य है। संविधान तो वैसा होगा जैसे हम चाहेंगे, और उसमें हमारे पास हम उसमें विजय है। तो क्यों ना जो अंतरिम सरकार बनी है इसकी बागडोर मुस्लिम लीग को दी जाए। मुसलमानों को दे दो अंतरिम सरकार की बागडोर, हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। हद यार, मुसलमानों को दे देनी है किसकी, अंतरिम सरकार के बागडोर। क्यों? ताकि शांत हो जाए, मुसलमान भी शांत और हम हिंदुस्तानी भी शांत, और बंटवारा होने से बच सकता है। लेकिन इसको भी क्या बोला ना, पटेल जी बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अंतरिम सरकार की बागडोर हम मुसलमान के हाथ में कभी नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी ने मना कर दिया कि यार मैं तो उपाध्यक्ष हूं, और वहां पर उन्होंने मना कर दी। और जब यहां तो द्वंद्व चला था, भारत के अंदर द्वंद्व इसी तरह चलता रहा, हिंदू मुसलमानों के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तब तक तो हमारा कैबिनेट मिशन था ना, भारत से वापस इंग्लैंड चला गया, ब्रिटेन चला गया, और वहां पर दास्तान सुना देते सारे। किसको? कौन था? एटली जी थे, ब्रिटेन के पीएम। उनको सारी दास्तान सुनाते थे, हमने संविधान सभा तो बना दी, चुनाव भी करवा दिए, अच्छे चुनाव हुए, मजा आ गया, जुलाई में चुनाव करवाए, अगस्त में क्या किया हम लोगों ने,
जो हमारे फूट आप राज करो की नीति हम जो वहाँ पर पहले ही लागू करना चाहते थे वो सफल हो गए। मुस्लिम लीग ने दंगे फसाद कर दिए, पश्चिम बंगाल के अंदर वैसा हो गया तैसा हो गया, हमने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। अंतरिम सरकार का कोई भी विधेयक या कोई भी बिल पास नहीं हो रहा है, कोई भी प्रस्ताव जैसे ही वहाँ अंतरिम सरकार के अंदर उठता है मुस्लिम लीग के सदस्य खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं। फिर इटली ने सोचा कि क्यों, तो उदारवादी थे, उन्होंने सोचा नहीं ऐसा तो चलेगा नहीं, और उन्होंने फिर क्या किया, अपना घोषणा पत्र भारत भेजा। क्या भेजा? इटली का घोषणा पत्र। यहाँ देखिए फिर आता है इटली का घोषणा पत्र का 20 फरवरी 1947 को भारत में फिर इटली का घोषणा पत्र आता है। कौन सा इटली? क्लाइमेट इटली। जो कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इटली का घोषणा पत्र आता है और उसमें क्या लिखा था? मुख्य रूप से 2 बातें उसमें लिखी थी कि 30 जून 1948 को, बहुत ही याद रखना हो, इटली के घोषणा पत्र में भारत को आजाद करने के लिए कौन सा वक्त दिया था? 30 जून 1948 को भारत आजाद होगा। ठीक है, मान ली बात। फिर दूसरा में क्या लिखा था? देश वाला, हम भारत वाले खुश हो गए, चलो आज़ादी मिल तो रही है, लंबे समय बात सही, 30 जून 1948 का डेट मिल गया, कोई बात नहीं, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा प्रावधान क्या था कि देश का वायसराय अब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। कौन होगा? देश का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। हमारे कोई आपत्ति नहीं है, बेबल का कार्यकाल खत्म कर दो, लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दो, हमारे को आजाद कर दो। और इसका भी क्या है, लॉर्ड जो इटली का घोषणा पत्र है, इससे भी कुछ ना कुछ खुशी हुई। लेकिन उससे पहले समस्या थी कि हिंदू और मुसलमान भारत में तो लड़ाई हो रही थी, झगड़ रहे थे, अंतरिम सरकार के अंदर क्या है, एक दूसरे के खिलाफ चले थे। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है तो वहां पर, अब दोस्तों मैं अब आगे आपको अगले वीडियो में मिलेगा देखने को, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है फिर 3 जून 1947 को भारत आती है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। उसमें क्या प्रावधान थे, उसके लिए क्या क्या कार्य दिए, क्या क्या कार्य उसने किए, इसकी अहम भूमिका रहती है दोस्तों भारत के अंदर, है ना। तो क्या क्या भूमिका रहती है, किस तरह की भूमिका रहती है, ये अगले वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।